बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि 1.5-2 साल जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन हालात हैं, लेकिन इन सालों में पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल आएगा और इन हालात में शहबाज शरीफ साहब बेहतरीन इंतखाब हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी ने शहबाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी की तौसीक भी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो फैसला है उसे महफूज कर लिया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एमक्यूएम रहनुमाओं की ऑडियो लीक जो है मंजर आम पर आई है और गुज़िश्ता नशिस्त में जो है इस मामले पर गुफ्तगू भी हुई थी। पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टोटल नेशनल असेंबली में मुस्लिम लीग नून की सीट्स हैं 108। पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, उसकी सीट्स हो गई 68। 108 और 68 को मिला लें तो ये बनते हैं 176, 176। यानी इनको सादा अक्सरियत मिल गई पीपल्स पार्टी को, और मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत से चंद सीटें ज्यादा हो गई। अब इन्हें एमक्यूएम की जरूरत नहीं, एमक्यूएम के लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो एमक्यूएम के साथ मामला चल रहे हैं कह रहे हैं अभी ठहर जाएं, अभी तो हमें जरूरत नहीं है ना। तो ये पीपल्स पार्टी आ गई अब मुस्लिम लीग नून के साथ। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये वही बात है जो मेरी अभी एमक्यूएम के लीडरशिप से भी बात हुई, उनके चंद रहनुमाओं से भी बात हुई और मुस्लिम लीग नून की भी बात हुई। पॉलिटिकल टर्मोइल जो है ना, ये है भी मौजूद है। इसको ये कैसे ये गर्द कैसे बैठेगी आने वाले दिनों में, इसका बैठना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि एक तो एमक्यूएम के जब मेरी लीडरशिप से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के बेंचेस पे ही बैठेंगे, और जाहिर है कि जो शुरू में काबीना तश्कील पा रही है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें एमक्यूएम नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है, एमक्यूएम भी नहीं है। और उसमें जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा, एक रहनुमा जो कि मुज़ाकरात का हिस्सा थे, उनका ये कहना था कि हमारी पीपल्स पार्टी के साथ अभी वजारतों के ऊपर मामलात नहीं तय हुए, कि उन्होंने वो एमक्यूएम के तो हम अभी फ़िलहाल हमने उनसे बात की है, लेकिन ये है कि फ़िलहाल वो अगर हमारे बेंचेस पे बैठते हैं आके तो ठीक है, लेकिन शराइत बहरहाल उनको हमारी माननी पड़ेंगी, यानी एमक्यूएम को। तो अब इसमें देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। और ये ख़ास तौर पे ये जो ऑडियो है इसको उन्होंने ऑन किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, तो यानी ये धांधली के हवाले से और जो भी कुछ हुआ है इन इलेक्शंस में, वो मामलात उलझे हुए हैं, बहुत उलझे हुए हैं। यानी वो इस कदर उलझे हुए हैं कि उनका कोई मेरा नहीं ख्याल कि वो जल्द ये मामलात संभलने वाले हैं कि ये इलेक्शंस में क्या हुआ था। एक बात तो ये। दूसरी बात जो है वो ये है कि एयाज सादिक साहब अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो भी ईवान को बहुत तरीके से, बहुत धीमे अंदाज में चलाने वाली शख्सियत है। इससे पहले भी जब 2014 में जब धरना आया था और मामलात यहाँ पे काफ़ी ख़राब हुए थे, तो उसको ईवान को बहुत ज़्यादा, और वो ईवान की जो तकारीर थी, ख़ास तौर पे एक तरफ से जब चौधरी निसार की तकरीर चल रही थी, उस तरफ खुर्शीद शाह साहब बात कर रहे थे कौमी असम्बली के अंदर, तो उस वक्त जो है वो जाहिर है कि जो एयाज सादिक साहब का रोल था वो बहुत उसमें मामलात को तरीके से, उन्होंने इस्तीफ़े भी कबूल नहीं किए थे, और मतलब उन्होंने उसको बहुत अच्छा हैंडल किया था तमाम मामलात को। और तो एक तो ये है कि अच्छी चॉइस। तो खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुस्लिम नून में है, खान साहब के ज़ाती दोस्त हैं, एचएसएन में उनके साथ रहे पढ़े, तो ये एक अच्छा है कि ये ब्रिज का रोल प्ले करें अगर सियासी तलखी को कम करने के लिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये बड़ी अजब सी बात है कि फ़ैसला महफूज है अब तक। अब प्रोग्राम लाइव जा रहा है, इस वक्त तक वो खसूसी नशिस्तों का फ़ैसला ही महफूज है, और कल इजलास हो रहा है और सदर की रजामंदी नहीं है, और वो अब इजलास तो होगा लेकिन शोर शराबा, और उसमें जो है वो शायद हलफ उठाएंगे तहरीक इंसाफ के लोग, फिर बाहर आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल एक और हंगामा बपा रहेगा, और इसी दौरान वो जाएंगे, मेरा ख्याल है अदालतों का रुख करेंगे, और फैसला अगर आ भी गया उनके ख़िलाफ़ तो भी वो अदालतों में जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो है ये कम इसको करने की ज़रूरत है ताकि इस्तेकाम आए और मईशत आगे बढ़े और मुल्क आगे चले। दूसरी जो बात है वो ये है कि IMF को ख़त आज लिख दिया, और ये ख़त जो है ये
एक तो उसकी कॉपी तो हमारे पास आ गई है, लेकिन ये है कि रॉयटर्स ने भी कुछ देर पहले उसकी तस्दीक कर दी है कि जो 16 स्लाइड है कि जी। खान साहब की पार्टी ने IMF को लिखा है कि 30 सीटों पे गालिबन दोबारा अगले कुछ अरसे के अंदर जो है वो उसको ऑडिट कराया जाए और उसके बाद जो है वो मामलात को तय किया जाए और पाकिस्तान को जो भी कर्ज देना है, जो भी मामलात हैं, लेकिन उसमें जमहूरियत को, अच्छा ये जाहिर है कि एक ऐसी बात है जिस पे हुकूमत कर रही है, लेकिन ये जहन में रहे कि इससे पहले एक कैरी लूगर बिल भी आया था 2010-11 में, उसमें भी जो हमारी जमहूरी हुकूमतें थीं उनकी तरफ से एक कंडीशन रखी गई थी कि पाकिस्तान को इमदाद कैरी लूगर बिल के साथ वाबस्ता की गई थी। तो ये अब मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि, लेकिन होता है, पहले भी होता रहा है। अब इसके ऊपर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, और अभी मैं कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर को और मुज़म्मिल इस्लाम साहब को सुन रहा था, उनका अपना नुक्ता नज़र है क्या इसके ऊपर, लेकिन असल बात यह है कि ये अफ़ाम तफ़हीम से मामलात अगर हम खुद आपस में हल करें तो ये बेहतर है। इसको अगर बाहर लेके जाएंगे तो यानी ये खुद यहाँ पर भी मामलात हल हो सकते हैं, इसको बाहर लेके जाएंगे तो फिर वो उसके क्या असरात होंगे, क्या IMF इस पर क्या एक्ट, किस तरह एक्ट करेगी, क्या वो, देखिए बाहर के इदारे तो तैयार बैठे होते हैं ना कि ऐसा कोई मौका मिले और वो आएँ पाबंदियों के साथ या सख्तियों के साथ, लेकिन ये है कि ये मेरा ख्याल है कि ख़ुद बैठ के यहाँ अंदर बैठ के बात होती है, लेकिन चूँकि अंदर बात नहीं हो रही तो खान साहब ने वो IMF को ख़त चला गया और ये राइटर्स ने इसको कोट भी कर दिया गया। तो ये अभी एक अदम इस्तेकाम अभी है कि ये असेंबली देखें ना, ये अच्छा मैं इस बात से भी हैरान हूँ, फैसला महफूज है, अभी तक रात हो गई, रात शाम ढल रही है तो वो फैसला इलेक्शन कमीशन का महफूज है नशीतों के हवाले से। वो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट ही आएगा जो रिमार्क्स हमने सुने वहाँ पे, लेकिन वो अगर आता है तो फिर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज करेंगे। इस दौरान जो है वो एक असेंबली में जाहिर है कि हुकूमत साजी होगी, लेकिन एक सवालिया निशान के सदर ने साइन नहीं किया था, ये वो सब तो चलता रहेगा मामला। अच्छा मैं ये सब इसलिए ये बात थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा होती है कि जो इश्यूज़ हैं वो मुल्क के अलग हैं, वो है मईशत, वो है सिक्योरिटी, वो है खारजा पॉलिसी, बता के तक, और सब चीज़ें एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा और ये सब, लेकिन इशू ये है कि वो सियासी इस्तेकाम लाना अब किसका काम है वो, और रमज़ान हमारे बहुत करीब है, अल्लाह ताला सबको रमज़ान जो है वो पहुँचने की और गुजारने की और इबादत कबूल करने की अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, लेकिन उससे पहले ही जो सियासी टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ेगा लगता है आने वाले दिनों में, और शायद ही हो सकता है रमज़ान के दौरान भी जारी रहे, क्योंकि बिल्स आने हैं अभी, बिजली के बिल, और जो बिल्स आएंगे और जो अगले महीने के शुरू होंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो महंगाई अपनी जगह पे बढ़ेगी। अच्छा ये चलते रहेंगे मामलात, हुकूमत साजी होती है, अदालतों में क्या होता है क्या होता है, लेकिन मैं ये रोज़ बात कह रहा हूँ कि एक बहुत दुनिया इस वक्त एक तारीख़ी फ़ैसले हो रहे हैं दुनिया में, और वो तारीख़ी फ़ैसले जो हैं वो इस दौरान पाकिस्तान को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुत्तहद होके सामने आने की ज़रूरत है, ताकि जो आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी है ख़ास तौर पे उसके ऊपर भी हम इकट्ठे नज़र आएँ मुख्तलिफ़ हवालों से, और वो उसी वक्त नज़र आएंगे इकट्ठे जब हम बहुत ज़्यादा मोहताज नहीं होंगे माशी तौर पे दूसरे मुल्कों के। अच्छा अब इसमें एक बड़ी हैरान कुन किस्म की डेवलपमेंट जो है वो हुई है, और वो जो डेवलपमेंट है वो एक फैमिली है जो कि जिसको फिनकेल्स्टीन फैमिली है, और ये 20वीं सदी के शुरू में जब पहली जंग अज़ीम के बाद से ये फैमिली स्क्रैप के काम में, ये जो स्क्रैप होता है जो उसके काम में ये इन्वॉल्व हुई। उसके बाद इन्होंने इनका ताल्लुक़ जो है उस वक्त चूँकि इसराइल नहीं था तो ये यहूदी फैमिली थी, तो ये अमेरिका में थे, इन्होंने अमेरिका में स्टार्ट किया काम। यहाँ पे चूँकि इसराइल नहीं था तो यहाँ पे इनकी ब्रांचेज नहीं, लेकिन ये एक यहूदी फैमिली जो थी, ये पुरानी फैमिली एक बिज़नेस के अंदर ही इन्वॉल्व हुई। इसराइल बना तो फिर इन्होंने यहाँ पर भी
अपने ऑफिस खोले, बल्कि अपना एक तरह से आप समझ लें कि इनका जो हेड ऑफिस है वो यहाँ पर आ गया। और वो फिंकलस्टीन मेटल्स के नाम से, अगर हम इनकी वेबसाइट पर भी जाएं तो फिंकलस्टीन मेटल्स एक हमें वहाँ पे बड़ी एक कंपनी नज़र आती है, जो कि एलॉन ट्यूबर इंडस्ट्रियल एरिया है, ये एफुला के इलाके में, और ये बहर तिब्रिया से कुछ फासले पर ये मौजूद है। अच्छा, ये जो कंपनी है ये ब्रॉन्ज और कॉपर की पूरी मोनोपोली इनके पास है इसराइल में। यानी इसराइल की ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स का काम, और चौथी पांचवी नस्ल है इनकी जो इस काम को कर रही है। और ये जो हैं ये फिर उसके बाद चूँकि मेटल्स में ये इन्वॉल्व हैं, तो मेटल्स का काम आज की दुनिया में बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। और ख़ास तौर पे जब से ये आपके इलेक्ट्रिक बैटरीज और ये सारा आपके जो भी फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में मेटल्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। तो एनीवे, तो ये लेकिन इनका जो ज़्यादा काम है वो ब्रॉन्ज और कॉपर और बाकी धातुओं के हवाले से। और ये फिर जो है ये इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको भी उनके भी साथ मामलात हैं, और अमेरिका के साथ भी यहाँ पे जो असलाह बन रहा है, यहाँ पे जो इसराइल के साथ, या अमेरिका बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अमेरिकन कंपनीज इसराइली कंपनीज के साथ मिलकर बना रही हैं। इसराइल कई मुल्क, एक मतलब पार्टनरशिप होती है कि इस मुल्क की डिफेंस कंपनी दूसरे मुल्क की डिफेंस कंपनी के साथ मिलकर कारोबार करती है या कोई वेपन्स तैयार करती है। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। लेकिन जो अनयूजुअल बात है वो ये है कि ये जो कंपनी है ये एक वेपन सिस्टम तैयार कर रही है अमेरिका के साथ मिलके, और वो है इसराइल का आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम यानी जो उनका डिफेंस सिस्टम है सबसे बड़ा। अच्छा, पहले ये जो आयरन डोम है ना, इसका नाम वो एक ज़माने में ये 2007-8 की जब जंग हुई हिजबुल्लाह के साथ, तो उसके बाद वो एंटी कसाम नाम रखने वाले थे, कसाम उसके, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, वो तो बिल्कुल ही स्पेसिफिक हो जाएगा, तो ऐसा है कि हम इसको आयरन डोम के नाम से। तो आयरन डोम को ये देखें तो ये जो है ये इजरायली डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को वो इसको तैयार करता है इस पूरे को, और इसको अमेरिका भी इसकी फंडिंग करता है। और अगर हम कुछ अर्से पहले का BBC यहाँ पे कोट कर सकते हैं, तो BBC ने बाकायदा ये इसकी फिगर्स कोट की थी अपनी ख़बर में, और उसमें ये था कि 2.1 या इसके आसपास जो है बिलियन इन्होंने उसको दिए थे 2011-12 में जब ये स्टार्ट हुआ पूरा प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ साल पहले भी दोबारा 1 बिलियन। तो मतलब ये जो आयरन डोम जो बन रहे हैं इसराइल में, ये अमेरिका भी इसको इसमें साथ सपोर्ट करता है। 3.8 बिलियन दिए थे, मैं इसको करेक्ट कर लूँ, 3.8 बिलियन दिए थे 2020 में और डिफेंस सिस्टम के लिए। और फिर उसके बाद जो है वो 2011 से, ये BBC की रिपोर्ट है, वही कह रही है कि 2011 से अमेरिका ने 1.6 बिलियन जो है वो पहले ही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को दिए हैं। अच्छा, ये जो डिफेंस सिस्टम है ये बड़ा यानी आप समझ लें कि उनका कोई फ्लैगशिप, अगर उनका कोई डिफेंस सिस्टम है तो वो आयरन डोम ही है। और आयरन डोम जो है वो आने वाले जो रॉकेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट करता है, तबाह कर देता है हवा में, और उसमें एक रेडार सिस्टम है, ठीक है, जैसे अमूमन होता है। और फिर उसके बाद एक कंट्रोल सेंटर है, फिर रॉकेट अगर थ्रेट करे तो फिर यहाँ से रॉकेट भी फायर हो जाता है, मतलब रॉकेट फायर होते हैं। और फिर उसके बाद वो देख रहे हैं अब ऊपर एक रॉकेट उधर से आने वाला, इस रॉकेट से टकराया, यानी ये भी लॉन्चर जो 4 है ये भी लॉन्चर है, ठीक है। और इधर से एनिमी का रॉकेट आ रहा है, इधर से इन्होंने रडार ने डिटेक्ट किया जो सेकंड है 2, और फिर कंट्रोल सिस्टम ने एस्टिमेट किया कि इसका इम्पैक्ट पॉइंट क्या होगा, और उसके मुताबिक यहाँ से लॉन्चर ने एक अपना मिसाइल लॉन्च कर दिया, और ये हवा में ही टारगेट को पे गिरने से पहले वो इंटरसेप्शन हो गई, और वो डिफेंस सिस्टम ने उसको हवा में ही तबाह कर दिया। तो ये तो हो गया मामला। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अमेरिका ने यहाँ पर, मैं कोट कर रहा हूँ यरूशलेम पोस्ट को आज के,
अमेरिका ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैं इन इस कंपनी के अगेंस्ट। ये 6 स्लाइड मैं कोट कर रहा हूँ, और इस कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है जो कि आयरन डोम के पार्ट्स बनाता था। ये अब बड़ी एक इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि अमेरिका सैंक्शंस भी लगाने जा रहा है इस इंडस्ट्रियल कंपनी के ऊपर, और फ्यूचर में उसके बाद जो है ये इसराइल की इकॉनमी और डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा, अमेरिका जो है, अमेरिका ने ये कहा है कि इलीगली इन्होंने हमारी चंद कंपनीज के साथ इन्होंने मुआहदा किया जो कि किसी किस्म का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था। कि असल में हुआ ये कि आयरन डोम इसमें इस पूरी गजा जंग में सबसे बड़ा जो विक्टिम बना है वो ये कि आपका आयरन डोम क्या कर रहा था। उधर से हुतीज मिसाइल फेंक रहे हैं, उधर से जो है वो हिजबुल्लाह भरपूर अंदाज में, हिजबुल्लाह ने बड़ा अपने आप को रिस्ट्रेन रखा हुआ है और मैं उसकी अभी आज और बात करूँगा उस पर। और उधर से जो है वो गजा से, यानी न्यू ईयर ईव पे तो उन्होंने पूरी बरसात, और यहाँ भी ये कह रहे थे कि भाई ये न्यू ईयर पे पता नहीं कोई, मतलब एक तो इंटेलिजेंस का मसला, फिर ये ग्राउंड ऑफेंसिव में 30,000 लोगों की शहादत होना, उससे पहले उसके बाद, और कई जगह डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पूरी दुनिया में। तो ये और फिर आयरन डोम कहाँ था? लोग सवाल पूछते हैं कि आयरन डोम ही क्या था भाई। ये तो मतलब है कि बिल्कुल तो अमेरिका ने अपना आयरन डोम भी, एक तो ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, लेकिन उसके साथ ही अपने 2 आयरन डोम के जो इनके साथ मुआहदे थे वो भी अमेरिका आए हुए आयरन डोम वापस भेज रहा है। यानी ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि अमेरिका अपने आए हुए जो 2 आयरन डोम्स हैं उनको वापस रवाना कर रहा है, वापस भेज रहा है। ये एक बड़ी अजब सी बात है कि उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये जो है ये इलीगली जो है ये मुआहदे हुए थे और यहाँ पर आ गए थे, और ये आयरन डोम हमें नहीं चाहिए। और साथ ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करके इस अदारे पे जो कि बनाता है ये पूरा सिस्टम, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाने जा रहा है। राफेल डिफेंस सिस्टम, एडवांस राफेल सिस्टम के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इस अदारे पे भी हो रही है जो कि उनको मेटल सप्लाई करता है। ठीक है, जो डिफेंस सिस्टम, और वो आईडीएफ भी करता है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस, लेकिन वो जो आयरन डोम स्पेसिफिकली जो बनाते हैं उन पे भी, और जो उनको मेटल सप्लाई करते हैं उन पे भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि धीरे धीरे से अब तेज तर सबको इंतज़ार है कि अगले 2 या 4 दिन में क्या जंगबंदी होती है या नहीं होती, और क्या किन कंडीशंस के ऊपर ये जंगबंदी होती है, और क्या ये इसराइल की क्या फ़लस्तीनी रियासत जो है ये आगे कायम होने जा रही है दुनिया के नक्शे पे। ये एक सवाल है जो इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है। अमीर कतर जो हैं वो हैं फ्रांस में आज, और उनकी वहाँ पे प्रेसिडेंट मैक्रोन से मुलाकात हो रही है। और उसके बाद जो है वो जो इस्माइल हानिया हैं वो कल बैरूत से एक टीवी पे उन्होंने एक तवील गुफ्तगू की है, लेबनान के टीवी पे, और वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो बहुत लचक दिखाई है मुज़ाकरात में, और मुज़ाकरात के नतीजे में लचक दिखाई है, और लचक हमने दिखाई है, और हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये बात जहन में रहे कि हमारी लचक को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम एक भरपूर जंग के लिए तैयार हैं, भरपूर जंग के लिए जो कई सालों तक चल सकती है। और पिछले 24 से 48 घंटों में जो लेबनान से इसराइल के साथ जंग हो रही है वो हिजबुल्लाह नहीं, हमास के रॉकेट्स वहाँ से आ रहे हैं। हमास की प्रेजेंस जो है वो, इसका मतलब है लेबनान में भी हमास ने बाकायदा मैसेज दिए हैं कि ये हिजबुल्लाह नहीं है, ये हमास है, हम मौजूद हैं। और ये इसीलिए इस्माइल हानिया जो है वो लेबनान के टीवी से पे उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा ऐसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये बात जहन में रहे कि हमास जो है वो एक यहाँ शिया सुन्नी का इशू नहीं, लेकिन बहरहाल ये बात है, मैं हिजबुल्लाह के जब रहनुमाओं से मिला हूँ कई दफ़ा तो सुन्नी भी वहाँ पे शख्सियात होती थी, सुन्नी मसलक की भी, और फ़लस्तीनियों में कम हैं अहले तशी, ज़्यादातर फ़लस्तीनी जो हैं वो सुन्नी मसलक से हैं। लेकिन बहरहाल ये कि यहाँ पर वो शिया सुन्नी इशू नहीं है। तो अब वो हमास जो है वो बैरूत से उन्होंने ये बात की है इस्माइल हानिया ने। इस्माइल हानिया जो है अभी कायरा में थे चंद रोज़ पहले, फिर कतर में थे, वो मरकज़ी किरदार उनका, और वो ज़ाहिर हमास के सरबराह हैं उनके पॉलिटिकल ब्यूरो के, खालिद मिशाल के बाद। तो उन्होंने कहा कि इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए।
लेकिन बात वो ये है कि ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं और ये मामलात जा रहे हैं जंगबंदी की तरफ, और इसने जंगबंदी की तरफ जाना ही है, क्योंकि ये बात प्रेसिडेंट बाइडन तो कह गए टीवी पे सेथ मायर्स के शो में। और इसी दौरान जो है वो जो बरतानिया में जो फ़लस्तीनी मंदूब हैं उन्होंने, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जो के जो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं अभी तक, और बाकी जो लोग हैं, मैं गार्डियन को कोट कर रहा हूँ सेकंड, कतर, उनका कहना यह है कि कतर और इजिप्ट जो है वो आने वाले दिनों में फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट में के लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छा ये है, तो ये कतर और इजिप्ट, अच्छा इस पे हम तफसील से बात कर चुके हैं। ये जो है ये एम्बेसडर यूके में इन्होंने कहा है कि हमास से बिल्कुल बात होगी, लेकिन ये है कि वो रुकन नहीं होंगे गवर्नमेंट का, वो रुकन नहीं होंगे तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी नहीं होगी। मतलब दो ऐसे ही कोई रहनुमा होंगे ना जो सबको, देखें लड़ाई हुई है आपस में, सारे एक थे, लेकिन इंतफादा के ऊपर और बाकी मामलात पे ओस्लो अकॉर्ड से ये इख्तलाफ शुरू हुआ, उसके बाद वो इख्तलाफ बढ़ा, और वो बढ़ते बढ़ते वो फिर जब इलेक्शन आया 2000 में दूसरी इंतफादा शुरू हुई, 2006 में इलेक्शन आने से पहले वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो चुका था कि आपने ओस्लो अकॉर्ड पे साइन क्यों किए हैं। और यकीन था फ़लस्तीनियों को कि ये ओस्लो अकॉर्ड में इसराइल जो है ये आबादकारी करेगा। ये जो उन्होंने ए और बी और सी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है मगरबी किनारे पे, यहाँ पे आबादकारियाँ होंगी, और वही हुआ। और वो बढ़ते बढ़ते आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब तो खुल के उनके वज़ीर वहाँ घूम रहे होते हैं। तो ये जो है, और दूसरा इस्माइल हानिया ने ये बात कल की हमास का, उन्होंने कहा कि यकम रमज़ान तक यकम रमज़ान को, इससे कतई नज़र के जंगबंदी हो जाती है नहीं होती, तमाम फ़लस्तीनी जितने मौजूद हैं मगरबी किनारे पे वो मस्जिद अक्सा का रुख करें। चाँद नज़र आने के बाद वो सब के सब जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हो जाएं, और हम देखते हैं कि वहाँ पे इसराइल कैसे क्या करता है, कैसे रोकता है। तो ये इस्माइल हानिया की तरफ से बात हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सख्त बयान सामने आ रहे हैं, और सख्त बयान जो है वो उधर से नेतन्याहू कह रहे हैं कि जी हमने फ़ौज नहीं निकालनी। 2-3 बातें ऐसी हैं जिस पे किसी सूरत हमास या कोई भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी या कोई भी मुसलमान मुल्क या कोई भी उस पर तैयार नहीं हो रहा। ठीक है, दो तीन बातें ऐसी हैं जिन पे कोई लचक है, 2-3 बातें ऐसी हैं जो कि जिन पे लचक पैदा हो सकती है। अभी तक जो डेडलॉक है वो इस बात पे है कि क्या ये मुस्तकिल जंगबंदी होगी या ये 40 दिन का एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा। हमास, अच्छा इसके ऊपर ये मामला ऐसा है जो मेरा ख्याल है कि ये निपट जाएगा। एक दफ़ा 40 रोज़ की जंगबंदी हो जाए तो फिर उसके बाद वो मुस्तकिल में तब्दील हो जाएगी, और ज़ाहिर है कि इसमें दूसरे मुल्क एक्टिव हैं, और जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की काबीना रिज़ाइन कर गई वो ज़ाहिर है कि यकीन दहानियाँ हैं उसमें। अमेरिका, चाइना तो मुसल्लह जद्दोजहद की हमायत कर रहा है, और इसमें जो है वो मिस्र कायरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सारे ही मुल्कों का। और अभी देखना है कि क्या ये पीर के रोज़ या मंगल को या उससे पहले ये जंगबंदी हमारे सामने आती है। इसी दौरान इसराइल वो जाहिरियत जारी है, वो बॉम्बिंग कर रहा है, लेकिन उसमें ठहराव आ रहा है। उसको भी पता है कि आने वाले दिनों में हमने पीछे जाना है, पीछे हटना है। और इसमें जो दूसरी एक तो ये उनकी तरफ से बात, आज लफ्ज़ टेक्नोक्रेट इस्तेमाल हुआ। अच्छा उसके बाद जो रशिया की रशियन ख़बर अदारा है उसने भी ये बात की है कि ये मीटिंग आज या कल में होनी है, जो फ़लस्तीनी ग्रुप मुख्तलिफ जा रहे हैं, फ़तह भी है उसमें, इस्लामी जिहाद भी है उसमें, और उसमें हमास भी है, ये सारे जमा हो रहे हैं मॉस्को में, और मॉस्को में ही तय पाया उसका खाका तय पाएगा कि अगली हुकूमत कैसी होगी। अब जो थर्ड स्लाइड है, तास ने भी उस पर ये खबर इस तरह से लगाई है कि जी पैलेस्टीनियन सेट टू एग्री ऑन टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है ना, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट एट मीटिंग इन मॉस्को। अच्छा अब ये जो है यानी ये वो बात है जो हम पहले कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप है, उसकी अब सदारत कौन करेगा ये हमने देखना है। अच्छा और जो मैं आपको ये बताऊं कि जो नेशनल है ना, नेशनल जो अखबार है मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा अखबार है, तो नेशनल ने भी जो मोहम्मद शतिया के इस्तीफ़े की खबर लगाई, जो 5वीं स्लाइड है, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये जो मोहम्मद शातिया जो रिज़ाइन कर गए हैं, तो पेविंग द वे फॉर अ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी वहाँ पर एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है उसका रास्ता खोलने के लिए ये रिज़ाइन कर गए हैं।
ये बात हम पहले कह चुके हैं बार बार कि वहाँ पे एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा, और वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। अच्छा, वो जो है ना, वो एक कंडीशन और ऐसी है, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक ऐसी बात है जिसको सब मान लेंगे अल्टीमेटली। तो वो ये कि इसराइल की फ़ौज वहाँ से निकले, गज़ा से निकले, तमाम गज़ा से निकले, और वहाँ पे दूसरी मुल्कों की फ़ौज आके सिक्योरिटी संभाले, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर जो अदारे काम करते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और उसके लिए अमेरिका ने अलग से फ़ंड आज अपना जारी कर दी है, और अच्छा बड़ा फ़ंड उन्होंने जारी किया अमेरिकन ने कि जैसे ये खुलेगा तो अरब ममालिक तो खैर ये तो दुनिया पूरी तैयार है ना, फ़लस्तीनी एक दफ़ा ये अल्लाह करे इस अजाब ये ख़त्म हो जो वहाँ पे जहरीत है। लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ ये बताऊँ कि आज जो जनरल सीसी का बयान है, जनरल टाइट सीसी जो कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं, 21st स्लाइड अगर हम देखें तो इजिप्ट लुक फॉरवर्ड टू सीज फायर इन गजा विद इन फ्यू डेज। इजिप्शियन प्रेसिडेंट 21st स्लाइड अगर हम दिखा सकें। अच्छा, यानी जनरल सीसी ने भी आज ये बात की है कि अगले चंद रोज़ में जो है वो हम एक सीज़ फायर जंग बंदी देखने जा रहे हैं। कहाँ पे हम देखने जा रहे हैं? गज़ा में अगले चंद दिनों में। तो ये मामला जो हैं क्या ये ऐसे ही होंगे, और हिजबुल्लाह और हुतीस क्या करेंगे अगर जंग बंदी हो गई? आप वक्फा लें, और पाकिस्तान जो है अदर वक्फा लें, उसके बाद बात। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, IMF को लिखे गए ख़त का कोई असर पड़ेगा? पाकिस्तान के ऊपर असर इसका नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है, तो उस प्रोग्राम में जाना है, और IMF लेकिन इलेक्शंस के ऊपर जो भी इलेक्शंस में हुआ है वो हुकूमत भी कह रही है, हुकूमत से बराबर लोन भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, लेकिन IMF जो है वो तो रियासतों के साथ करता है मामला तय। अब क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये अब देखते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन ये है कि ये कुछ मैंने आपसे कहा ना कि बड़ा एक अनइज़नेस है जो, और ये अनइज़नेस और अदम इस्तेकाम अगर रहेगा तो मुल्क सारा मुल्क ही उसके नतीजे में सारे लोग, और हमारी जो बाकी पॉलिसीज़ हैं जिन महाजों पे हमने कामयाबी हासिल की है, मैं बार बार वो गिनवाता रहता हूँ, वो गड़बड़ हो जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो काबरीन हैं वो आपस में बैठें और इन मामलों को हल करें। एक अचानक दौरा कल हुआ है, उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। चंद घंटों का दौरा था, और वो दौरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो दौरा ये है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो अचानक सऊदी अरेबिया पहुँच गए, और सऊदी अरेबिया वो आए, और उन्होंने वहाँ पे वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से MBS से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात उन्होंने की है उन्होंने MBS से, और उसके बाद वो फ़ौरन वापस चले गए। मुलाकात के अंदर उन्होंने ये बात की है कि एक तो अमन की तरफ यूक्रेन जाना चाह रहा है, ये बात मैंने पहले भी की थी, और दोबारा, और एक ये कि कैदी छुड़वाए जाएँ। ये जो पिछले दिनों अवदीवका के बाद जब से वो शहर गिरा है, और मज़ीद जो रशियंस हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो यूक्रेन ने सऊदी अरेबिया से बात की है कि आप जंगबंदी भी करवाएं और हमारे कैदी भी रिहा करवाएं। सऊदी अरेबिया ने पहले भी रोल प्ले किया था। सऊदी अरेबिया के रशिया के साथ भी ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, या चाइना आएगा या रशिया आएगा, तो वो सऊदी अरब आए। अच्छा, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जब सऊदी अरेबिया ने यूक्रेन जंग के ऊपर अपने बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें चाइना भी मौजूद था, और चाइना से अमेरिका जो है इस वक्त वो भी चाहता है कि एक जंगबंदी हो जल्दी, बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में ही। एक तो ये गज़ा के अंदर जंगबंदी हो रमज़ान से पहले, और दूसरी जो है ये इसका भी कोई हल निकले, यानी जो यूक्रेन वॉर है। तो यूक्रेन वॉर का हल जो है वो उन्होंने सऊदी अरेबिया को आगे किया है, अमेरिका भी चाहता है, और ये अल्टीमेटली इसका जो फार्मूला है वो चाइना ही तय करेगा, और चाइना तय करेगा रशिया के कंसेंसस से, और ये वही होगा कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए, सीज़ फायर हो जाए। इसमें बहुत बड़ा इलाका ये यूक्रेन के पास से निकल जाएगा, इसीलिए रशियन जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी वो जो शहर हैं बाकी वहाँ पे अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं। और ये बात जो है इसमें यकीनन इस मुलाकात में अमेरिकन और चाइनीज़ ऑन बोर्ड हैं कि ज़ेलेंस्की ने आके सऊदी अरेबिया से कहा है कि आप दरमियान में पढ़ के हमारी जंगबंदी करवाएं। रशिया OPEC+ का मेंबर है ना, सऊदी अरेबिया रशिया बड़ा करीब है, और यूक्रेन के साथ भी बड़ा करीब है।
तो या तो अफ्रीकन यूनियन आती तो वो कुछ अजब सा लगता, तो सऊदी अरेबिया दरमियान में पड़ा है और ये रिक्वेस्ट करके ज़ेलेंस्की गए हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सऊदी अरेबिया इसमें चाइना से बात करेगा और अमेरिकन नोट भी होगी कि भाई हम क्या करें, वो जो कुछ गज़ा में हो रहा है, जो कुछ यूक्रेन के साथ हो रहा है, तो वो तो बस बाइडेन साहब यही चाह रही है कि जल्दी से जल्दी ये काम हो। और बाइडेन जो है, प्रेसिडेंट बाइडेन, कल मिशिगन की जो प्राइमरीज थी, कल जो यानी तेज़ी के साथ हम बढ़ रहे हैं ना मार्च के सुपर ट्यूसडे की तरफ, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ये जो मिशिगन का इलाका है, मिशिगन के इलाके में बाइडेन भी जीत गए और जो ट्रंप हैं उन्होंने फिर निकी हेली को हराया। यानी वहाँ से जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो आगे मतलब तय हो रहा है कि जी एक तरफ से बाइडेन आ रहे हैं सदारती उम्मीदवार के तौर पे मजबूत होके, और एक तरफ से जो है वो ट्रंप आ रहे हैं, ठीक है। और अब निकी हेली के चांसेस कम रह गए हैं, वो एक जो मैंने कहा ना सुपर ट्यूसडे मार्च वाला 5 मार्च को शायद होगा, तो वो उससे पहले उसके बाद निकी हेली से आउट हो जाएंगे अगर वो भी इसमें अब भी ना आई तो कई रियासत। लेकिन इसमें बड़े सबक हैं यहाँ पे इसमें प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए, क्योंकि उनके बहुत बड़ी तादाद में अनकमिटेड जो लोग उनको पसंद नहीं किया, क्योंकि मिशिगन में बहुत बड़ी तादाद में अरब मुस्लिम और अरब अमेरिकन मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उन्होंने, वो है रिपब्लिकन्स, वो दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है कि उन्होंने पसंद नहीं किया बाइडेन की पॉलिसीज़ को, तो वो जो है वो अब वो बाइडेन का जो मार्जिन है, तो बाइडेन की पूरी कोशिश है इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन इंतजामिया की कि किसी तरह यूक्रेन का मसला हल करवाएं। हल क्या करवाना है, यूक्रेन तो बहुत बड़ा इलाका निकल गया यूक्रेन के हाथ से, तो सऊदी अरेबिया आए। और दूसरी बात सबसे अहम, हूतीस की तरफ से कहा गया है कि अगर जंगबंदी जैसे हुई तो उसके बाद हम जो बहरे अमर में जो हमारी कार्रवाइयाँ हैं वो हम ख़त्म करने पर गौर करेंगे। ये बहुत बड़ा आज ऐलान हुआ है हूतीस की तरफ से, और एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से कि जैसे ही जंगबंदी हुई हम भी जंगबंदी कर देंगे। जो इसराइल के शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान में जो जहरीत हो रही है इसराइल की तरफ से, हम भी सीज़ फायर करेंगे। तो हूतीस अब ये और प्रेशर बढ़ गया है सारी दुनिया का इसराइल पे, नेतन्याहू पे, कि इसको जल्दी, क्योंकि ये सारा बहर अमर बंद है, उधर वो जाने जा रही हैं, उधर वो 30,000 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं लोग उधर से, तो ये शदीद दबाव बढ़ गया है ख़ास तौर पे हिजबुल्लाह और हूतीस के ऐलान के। मैं कल भी बात कर रहा था कि वो देखते हैं कि वो क्या ऐलान करते हैं, तो आज उन्होंने ऐलान कर दिया दोनों ने कि जैसे ही जंगबंदी होती है हूतीस भी और हिजबुल्लाह भी शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर सीज़ फायर करेंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से कहना ये कि हम तो अपने गज़ा के मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े थे मगरबी किनारे, और कितनी बड़ी बात है कि ये आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला जा रहा है। और उसके साथ ही जो है वो हूतीस की तरफ से बात आई है कि हम रीअसेस करेंगे, दोबारा अरसर नौ जायज़ा लेंगे जैसे ही जंगबंदी होती है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे बहरे अमर में ज़ाहिर है यहाँ से उन्होंने अपना जोर दिखा दिया, और फिर दूसरी बात ये तिजारत होती है तो उसमें उनका भी तो फ़ायदा होगा ना, यमन के लोगों का भी तो फ़ायदा है ना इसमें कि उनकी बंदरगाहें खुलें, उनका जो सारा रोज़गार आगे चले। लेकिन यह है कि अब बस दुआ है कि इसमें मज़ीद कोई गड़बड़ ना हो। और कल या परसों रशिया से अच्छी खबर आए और इसी दौरान खबर अच्छी है हमारे पास कि जंगबंदी हो गई फिर से पहले। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।